सर बट एज अ एक्टर थिएटर करने के बाद कैमरा पे आने पे कोई डिफिकल्टीज हुई आपको? पहली शूटिंग करने जा रहा था तो मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत समझाया था कि पहले शॉट में मुझे जो पसीने छूट रहे थे। फिल्म सिटी में हम शूट कर रहे थे, ओमपुरी जी आए, उन्होंने बुलाया, संजय रुमाल रखे हो? मैंने कहा जी। रुमाल निकालो और ये मैनरिज्म बना लो कि तुम्हें पसीना आता है। जी। पहला चेक जो पिताजी को मैंने बोला, पिताजी को शूटिंग करके लौटा, वो ऐसे एक्साइटेड थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के किसी एक बेरोजगार बेटे की नौकरी लग गई है, सब बेरोजगार है। तब स्टार प्लस नहीं हुआ करता था, जी बहुत टॉप पे था उस वक्त। अभी मैंने एक साल पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज की, तो हमको एक छत मिल गया था, हमको एक गार्जियन मिल गया था मुंबई के अंदर। प्रोफेशनलिज्म ज्यादा हिंदी में, तो घर पहुंच जाएंगे उसके, फोन करके उसको डरा धमका देंगे। वो एक थोड़ा सा नेगेटिव वो मिला, लोग उसको एज एन एक्टर नहीं लेके बड़ा पर्सनल लेते थे। मेरी माँ जब जिंदा थी तो वो क्लाइमैक्स नहीं देखती थी। Sir, welcome to Roast Till Pizza. Thank you so much for coming. बस सर वही जानना चाहते हैं कि ये आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं अभिषेक जी, मैं हूँ तो वैसे उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से, हाँ जी। लेकिन मेरी स्कूलिंग वगैरह सब मध्य प्रदेश में से हुई है। मेरे डैड वहाँ डिफेंस में, तो वहीं रहे हम। कटनी एक जगह शहर है, बहुत अच्छा शहर है मध्य प्रदेश में, और वहीं से मैंने अपना एक थिएटर ग्रुप भी खोला जब मैं 9th स्टैंडर्ड में। संवेशना नाम था उस ग्रुप का, जो आज भी कंटिन्यू वर्किंग कंडीशन में वो ग्रुप। और उसी से थिएटर करते करते फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टर ही बनना है। ओके। उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या करना है। जी। और ग्रेजुएशन आफ्टर तो पिताजी की इच्छा थी कि बेटा जो भी करना है पढ़ाई कंप्लीट करके करो। लोग ये ना कहें कि पांडे जी का बेटा नहीं पढ़ पाया तो एक्टर बन गया। लोग कहते नहीं, कह रहे ये बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा, इसको एक्टिंग में डाल दो। हाँ। अरे ले जाओ फिल्म लाइन में इसको। तो लोगों का एक मानसिक वो कि मतलब फिल्म लाइन में क्या, एक्टिंग में क्या, पढ़े लिखे लोग नहीं होते। तो पिताजी का वो था कि पढ़ के जाओ। तो मैंने जबलपुर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अच्छा। MA संस्कृत साइंस से MA किया मैंने। प्लस फिर मैं भोपाल आया। भोपाल में मैंने 2 साल प्रॉपर थिएटर किया। ओके। प्रोफेशनल थिएटर, मतलब वहाँ सीखने के मुझे पैसे मिलते थे। अच्छा। हाँ, पैसे दे के नहीं, पैसे लेके सीखा है। अच्छा। रेपेटरी थी और फेलोशिप मिलती थी हमें वो पैसे बोलना तो ठीक नहीं, हमारे गुरुजी डांटते थे कि ये तनख्वाह नहीं है तुम लोग की, ये फेलोशिप बोलो इसे। तो हमें फेलोशिप मिलती थी भोपाल में, तो 2 साल वहाँ काम किया। 94 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मैं भोपाल आ गया। कटनी से जबलपुर से भोपाल, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहा। जी। फिर भोपाल के बाद मुंबई। और ये मुंबई ने कैसा ट्रीट किया आपको? मुंबई ने तो शुरू में बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया। मुंबई का उसमें वो नहीं है। मुंबई के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि पॉजिटिव कह लें आप उसे या नेगेटिव कह लें, कि ये शहर आपकी कुंडली खुद लिखता है। किसी और शहर की लिखी हुई कुंडली यहाँ नहीं चलती जी। ये गिनती 0 से शुरू करता है आपकी। आप अपने शहर के दिग्गज रहे आए, कुछ भी हो, यहां तो आपको इस शहर की कुंडली जो लिखी जाएगी उसको मानना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपके सारे सितारे चलते हैं। जी। जब हम पहुंचे तो बहुत शुरुआत के तो दिन बहुत बुरे भी थे, और हमें समझ में आ गया कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। मतलब रहने वहने की दिक्कत बहुत बेसिक लेवल पे। मैं था और मेरे दोस्त हैं जो आज हिंदी के बड़े अच्छे स्टार हैं, मानव कौल, वो हम 2 लोग साथ आए थे, 3 लोग थे हम लोग। अच्छा। तो फिर मैंने, मानव ने और हमारे साथ जो तीसरे थे मित्र, हमने डिसाइड किया कि अब घर चलिए। ओके। और तैयारी से फिर आइए। तो हम लोग 2-3 महीने यहाँ रह के फिर वापस गए। फिर 98-99 के बीच में हम तैयारी के साथ आए कि एक घर लेंगे भाड़े पे और बढ़िया सी जगह पे फ्लैट लेंगे। हम उस तरीके से टिपिकल वो तकलीफ झेल के स्ट्रगल नहीं करेंगे। हम कम से कम रहेंगे अच्छे से, ताकि जब हम घर जाएं तो हम सुकून से सोएं, ताकि हमारा स्ट्रगल अच्छे से हो सके। जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने एक बढ़िया घर लिया दहीसर में, और फिर वहां से शुरू किया। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें फिर थिएटर करने का मौका मिला मुंबई में पंडित सत्यदेव दुबे के साथ। ओके। उनका प्ले था इंशाल्लाह, जिसके लगभग 25 शो किए उन्होंने। तो हमको एक छत मिल गया था, हमको एक गार्जियन मिल गया था मुंबई के अंदर, जी। पंडित सत्यदेव दुबे, उनका ग्रुप। और फिर वहां से हम लोगों ने अपना शुरू किया सब कुछ।
और ये प्ले के बाद फिर कैमरा पे आने की जो कहानी थी ये कैसे स्टार्ट हुई? हाँ, प्ले तो 2 साल चला, जी 2 साल किया हम लोगों ने, बड़ा अच्छा सर्कल बन गया था। जी और चूंकि दुबे जी का अपना सर्कल बहुत अच्छा था, नसीर भाई से लेके, और हमारे ग्रुप में खुद राजेश खन्ना की छोटी बेटी रिंकी खन्ना प्ले करती थी हमारे साथ ओके में, जिसका चोपड़ा, शशिर शर्मा, बहुत नामचीन एक्टर थे उस वक्त के, सब लोग थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने ग्रुप छोड़ा। जब 2 साल हुआ तो मैंने दुबे जी के पैर छुए, मैंने कहा गुरुजी अब वो करूंगा जो करने आया था। तो आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो पहला सीरियल मुझे मिला स्टार प्लस का, उसमें ओमपुरी जी लीड में थे। उस ओके। सीरियल का नाम था अंतराल। अच्छा तब स्टार प्लस नहीं हुआ करता था, जी बहुत टॉप पे था उस वक्त। तो अंतराल मिला, फिर उसके बाद अंतराल किया, लेकिन अंतराल के बहुत एपिसोड में मैं नहीं आ पाया, क्योंकि कहानी शहर आती है और मैं गांव में हीरो का दोस्त था। अच्छा जॉयसेन दास गुप्ता उसमें हीरो थे। ओके तो फिर वो किया, उसके बाद एपिसोड ही करता रहा धीमे धीमे, छोड़ सीरियल्स। बहुत लंबा रनिंग ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कि मेरी कोई पहचान बने यहाँ पे। सर बट एज अ एक्टर थिएटर करने के बाद कैमरा पे आने पे कोई डिफिकल्टीज हुई आपको कि स्मूथ थोड़ी था? बहुत तो होती है वो, चूंकि थिएटर आपको थोड़ा सा लाउड कर देता है, क्योंकि स्टेज का मामला होता है। आपकी कोशिश होती है कि आप यहाँ हैं तो आपकी आवाज लास्ट तक जाए। वो हमको हमारे ब्लड में डाल दिया जाता है कि थोड़ा लाउड होना है। और कैमरे के लिए तो नहीं, मतलब कैमरे और थिएटर में बेसिक फर्क है कि आपको थिएटर में ऑडियंस तक पहुंचना है और यहाँ कैमरा आप तक पहुंचता है। आप पलक भी झपकाएंगे तो कैमरा आपको कैप्चर कर लेगा। जी बिल्कुल। आप उसकी टेंशन मत लीजिए कि क्या है। तो बहुत सिंक्रोनाइज करना पड़ता है चीज़ों को, वहाँ बहुत वैसा करना पड़ता है। लेकिन उतनी समझ धीमे धीमे आ गई थी। और जब पहली शूटिंग करने जा रहा था तो मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत समझाया था कि जाओ बेटा, बड़ी बुराई करते हो सब एक्टरों की ना, आज पता चलेगा कैमरे की एक्टिंग क्या होती है। तो फर्स्ट टाइम आपको शायद ये पहली बार मैं किसी पॉडकास्ट में ये बात कह रहा हूँ कि पहले शॉट में मुझे जो पसीने छूट रहे थे अभिषेक जी, मतलब झरझर झरझर पसीना। और मेरे सामने उस वक्त की टॉप एक्टर थी टेलीविजन की, नाम मैं उनका मिस कर रहा हूँ, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था। डिलीवरी मेरे कंट्रोल में थी, पसीना मेरे कंट्रोल में नहीं था। डायलॉग डिलीवरी कंट्रोल में थी। डायरेक्टर थे जोगी दयाल, बड़े समझदार डायरेक्टर थे। पवन मल्होत्रा उसमें प्रोड्यूस कर रहे थे उसे। जी तो पवन जी सेट पे थे, खुद एक्टर थे, तो एक्टर की प्रॉब्लम समझता है 100%। कि वो पहली बार कर रहा है। तो मेरे पास आए, बोले रुमाल रखे हो? मैंने कहा जी। रुमाल निकालो और ये मैनरिज्म बना लो कि तुम्हें पसीना आता है। अच्छा ये इस कैरेक्टर का मैनरिज्म रखो, तो पसीना पोंछते रहो और बात करते रहो, और बहुत फास्ट मत बोलो। मैं आया था तो मैं अभी भी बहुत फास्ट बोल देता हूँ। बोले बहुत फास्ट मत बोलो, आराम से बोलो, हम एडिट में कर लेंगे जो करना है। तो वो इत्तेफाक से मेरे निर्देशक, मेरे निर्माता इतने अच्छे थे कि उन्होंने फर्स्ट शॉट में मेरे को पहली बार सपोर्ट किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। जी फिर मैंने उनसे कहा, राइटर थी उनकी प्रीति जी से मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे ओम जी के साथ एक सीन दे दीजिए, ओमपुरी जी के साथ। उन्होंने कहा ठीक है संजय। तो मुझे एक सीन मिला ओमपुरी जी के साथ, लाइव का दूसरा सीन जो था मेरा। ओके फिल्म सिटी में हम शूट कर रहे थे, ओमपुरी जी आए, उन्होंने बुलाया, संजय आप कर रहे हैं मनोज? मैंने कहा जी। एक रीडिंग कर लें संजय? मैंने कहा ठीक है सर। एक रीडिंग की, एक रीडिंग और कर लें? मैंने कहा बिल्कुल सर। रीडिंग किया। तब तक तो मैं कुछ बीच में काम कर चुका था जी वो पहला नहीं था उनके साथ फेस कर रहा था। एक चीज जो मुझे आज भी याद है उनकी, ग्रेट लोग इसीलिए ग्रेट होते हैं कि जब मेरा क्लोज लगा तो असिस्टेंट लोग प्रॉम्प्ट करते हैं कि बिल्कुल। उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे दो संजय, मैं दे रहा हूँ तुमको। वो क्यों दे रहे थे पीछे? क्यों मैं दे रहा हूँ? बोला अरे नहीं सर आप बैठिए ना, मुझे वो दे देंगे। बोले नहीं 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 मैं देता हूँ। ओम जी कैमरे के बगल में खड़े होके खुद उन्होंने क्यों दिया, ये बात मुझे आज भी याद है। एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा नहीं ऐसे एक्टर के साथ। हाँ और कैमरा पे जब फर्स्ट टाइम आए फिर पिताजी से आपने बात की? हाँ, मतलब पापा से बात की, और मुझे याद है कि उस वक्त मुझे पर डे, मैं बात कर रहा हूँ 2000 की, जी और पर डे मुझे 2000 रुपये पर डे था। जी और उस वक्त वो 2000 मुझे बहुत लगा। मैंने कहा 2000 एक दिन का, प्लस 500 रुपये कन्विंस। और तो बड़ी खुशी हुई। जी पहला चेक जो पिताजी को मैंने बोला, पिताजी को शूटिंग करके लौटा, और घर में मेरे दोस्त जो थे
वो ऐसे एक्साइटेड थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के किसी एक बेरोजगार बेटे की नौकरी लग गई है, सब बेरोजगार है। उस चेक को मेरे दोस्तों ने भगवान के सामने रखा, मिठाई बांटी गई, हम दहिसर में रहते थे सोसाइटी में, मतलब वो एक्साइटमेंट, वो खुशी मैं आज भी नहीं भूल पाता। उसके बाद उस तरीके की खुशी हुई नहीं, काम मिलते गए, बहुत बिजी हूँ, लेकिन वो एक्साइटमेंट, वो पहला दिन, और हमारी लोखंडवाला में हमारे ग्रुप की पार्टी चल रही थी। मुझे कहा गया कि चुपचाप निकल जाना, सुबह शूटिंग है मेरी, ज्यादा ड्रिंक मत करना। तो हम लोग पार्टी में थे, मुझे भगाया गया। हम दहिसर में थे, सुबह सुबह पहुंचा मैं, 7 बजे की शिफ्ट थी, और वो अलग एक्साइटमेंट था वो, पर मैं भूलता नहीं, मुझे एक एक पल याद है उस वक्त। डे वन, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये सीरियल्स कब तक आप करते रहे जब स्टार्ट हुआ काम आपका? उसके बाद में बहुत सारे सीरियल्स किया, फिर मैंने डेली वन का एक शो किया जो लंबा चला मेरा। उसमें उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे राजा मुखर्जी जी, रानी जी के भाई। वो मेरा, उसका नाम था किसी की नजर न लगे। जी, उसमें एज अ मेन विलेन आया मैं। ओके, वो लंबा चला। डीडी वन के कई शो किए जो रनिंग में किए। पहला मेरा जिस सीरियल ने मुझे पहचान दी वो बालाजी का था। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने लिखा था करम अपना अपना। उस शो में मैं एज अ विलन बड़ा हाईलाइट हुआ, मामा के किरदार में। और उसका एक छोटा सा किस्सा है कि मुझे नहीं पता था कि मैं फेमस हो चुका हूँ। अपने घर के सामने से मैं निकला तो बच्चों का स्कूल था, तो बच्चों को लेने लेडीज आई हुई थी, माताएं सब बच्चों को लेने। अचानक वो सारी लेडीज एक साथ टर्न करके मेरी तरफ देखी, तो मुझे लगा मैंने कपड़े गंदे पहने हैं, चैन खुली है पैंट की, क्या दिक्कत है, मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ। मैं ये भूल गया था कि मैं कंटिन्यू दिख रहा हूँ सीरियल में, और वो सीरियल हिट है, वो किरदार हिट है। फिर मैंने रियलाइज किया कि अरे अच्छा ये सब उस किरदार को देख रही है। ओके, फिर मैं खुद को नॉर्मल किया। उस सीरियल के बाद, उसी सीरियल के करते करते मुझे भोजपुरी फिल्म का ऑफर मिला। 2002-3 से मैं कर रहा था, लेकिन साल में 1 या 2 करता था, हिंदी कंटिन्यू करता था। जी जी। 2007 में मैंने भोजपुरी छोड़ दी। फिर 2009 में मुझे एक फिल्म का ऑफर मिला जिसका नाम था दीवाना, जिसमें हीरो थे उस वक्त के आज भी सुपरस्टार हैं वो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, हीरोइन थी पाखी हेगड़े, एज अ मेन विलन डायरेक्टर थे राजकुमार पांडे जी। एज अ मेन विलन मुझे वो फिल्म मिली, जो मेरी पहली फिल्म नहीं थी, मेरी 6वीं-7वीं फिल्म थी। वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। ओके। वो जो हिट हुई तो फिर लोगों ने देखा कि ये कौन है। उसके पहले की 7 फिल्मों में कोई मुझे जानता नहीं था कि वो भोजपुरी फिल्म ही थी। भोजपुरी थी। वो जो सुपर डुपर हिट हुई, फिर उसके बाद मुड़ के नहीं देखा, फिर वो मैं घुस ही गया, फिर पूरी तरह करने लगा। बट संजय जी कभी इच्छा नहीं हुई कि हिंदी फिल्म्स अगर शायद बहुत पहले मिल मेरी जाती? पहली फिल्म जो थी वो मेरा दुर्भाग्य रिलीज नहीं हो पाई। जब भगत सिंह बनी थी उस वक्त एक भगत सिंह थी जो रिलीज नहीं हो पाई, जिसका नाम था शहीद भगत सिंह। अच्छा। तरुण वाधवा डायरेक्टर थे, तरुण खन्ना उसमें भगत सिंह बने थे। हमने पंजाब अंबाला सेंट्रल जेल में शूट किया था, 15 दिन का शेड्यूल था। अच्छा। लुधियाना, फिलौर, जमुनानगर, हमने सब जगह शूट किया था पंजाब में, और वो फिल्म नहीं रिलीज हो पाई। उसमें मैं जतिन दास का किरदार किया था, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार था मेरा। उसके बाद फिर मैंने सोचा जो एक डेस्टिनी भी होती है, एक भाग्य होता है, भाग्य इस तरफ ले आया, हिंदी करता रहा, और बीच में फिर 1-2 फिल्में और की, लेकिन बहुत क्लिक नहीं हुआ मामला। अभी मैंने 1 साल पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज की जी, खाकी, जिसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था मेरा जी। और अभी मैंने शांतनु तांबे जी के साथ एक फिल्म की जिसका नाम है दशमी, जो बहुत अच्छी फिल्म थी जी। ऑल ओवर इंडिया लगभग 100 थिएटर में रिलीज हुई जी। तो इस तरीके से मैं ये नहीं कि मैं निराश हूं कि मैं हिंदी नहीं, ऑफर आ रहे हैं, लेकिन अब वो स्ट्रगल नहीं हो सकता, क्योंकि अब एक चेहरा परिचित है। लोग कहते हैं कि अरे आप मिलिए जाके, तो सच्चाई ये कि अब मैं जैसे जहां जाता हूं तो अगर थोड़ा सा भी वहां से रिस्पांस सही नहीं मिला तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है, अपनी नगरी सही है। तो सही ये इसलिए है, पर कोशिश कर रहा हूं मैं जी। और मैं हिंदी से ही आया हूँ, हिंदी थिएटर से आया हूँ। बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं है कि हिंदी में कोई अलग उसमें हूँ। क्या फर्क महसूस होता है आपको जब आप एक हिंदी फिल्म करते हैं और एक भोजपुरी फिल्म करते हैं, या नहीं होता? नहीं होता है। ट्रीटमेंट का फर्क होता है, और एक सोच का फर्क होता है, और सबसे बड़ी बात तो पूरा सिनेरियो बदल जाता है, प्लेटफॉर्म बदल जाता है। हिंदी नेशनल लेवल पे देखी जाती है, और
मैं कंफर्ट तो दोनों ही उसमें हूँ, प्लेटफॉर्म पे रहता हूँ, बट प्रोफेशनलिज्म ज्यादा हिंदी में है, भोजपुरी में थोड़ा अनप्रोफेशनलिज्म है। हाँ, ये एक शिकायत है उधर से। तो सर आप ऐसा मेंटली प्रिपेयर होकर आए थे कि नेगेटिव रोल ही करेंगे, कि आपको एज अ हीरो काम करना था? एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो ये जो लोग थिएटर से हैं ना वो जानते हैं, थिएटर में हीरो अगर किसी को बोल दिया जाए तो उसका मतलब कि तुम डफर एक्टर हो। अच्छा। हीरो मजाक उड़ाया जाता है, और हीरो, ये तो हीरो बनेगा, मतलब आप एक्टिंग में कमजोर हो इसका मतलब। अच्छा। आप देख लीजिए थिएटर से कितने हीरो निकले हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कितने हीरो निकले हैं, कितने सालों से 20 लड़के हर साल निकलते हैं, हीरो कितने बनते हैं? थिएटर हीरो नहीं बनाता, थिएटर एक्टर बनाता है। तो हमको ये शुरू से हमारे दिमाग में डाल दिया गया था कि हीरो नहीं करना, तो वैसा करो। कुछ एग्जांपल नसीर भाई का देते हैं लोग, ओमपुरी जी का देते हैं, लेकिन हीरो नहीं बनना है। ये नेगेटिव भी है हमारे थिएटर का, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आप हीरो नहीं तैयार करते हैं। तो वो शुरू से मैं लेके आया था मुंबई कि मुझे हीरो नहीं बनना, मुझे विलन बनना है, जहां स्पेस मिले मुझे कि मैं बहुत फैल सकूं, जैसे चाहूं हंसूं, जैसे चाहूं चलूं। हीरो की लिमिटेशन होती है ना कि इतनी स्माइल होनी चाहिए, पूरा दांत निकाल के हंस भी नहीं सकते, कंट्रोल चाल आपकी ऐसी होनी चाहिए। विलन के पास तो विलन तो कैसे भी चल सकता है, उसके पास स्पेस ज्यादा होता है, तो मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए था। तो मैं कहीं स्ट्रगल के लिए जाता था, बोलता था मुझे मेन विलन करना, तो लोग हंसते थे, मेरा चेहरा देखते थे। अभी तो थोड़ा तो बोलते थे क्यूट से लगते हो यार, तुम विलन बनोगे, तो मैं बोलता था मेरी इच्छा है विलन बनने की। तो शुरू में तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे मुझे। ये दाढ़ी मूछ जो मैं रखा हूं इसीलिए रखा हूं, अगर मैं हटा दूं तो सर बहुत चिकना सा चेहरा दिखता है मेरा, थोड़ा रफ लुक रफ लुक लग के शुरू से रफ लुक में घूमता रहा मैं। हाँ, लेकिन उसका ये मिला नुकसान की बाद में ये पता चला, शुरू में तो शौक में कर गए। जब बेटी हुई बड़ी, बेटी जब पैदा हुई मेरी, तो बेटी जब छोटी थी तो वो देखती थी फिल्में, तो जब मुझे मारते थे हीरो लोग तो वो उसको बुरा लगता था बहुत। एक बार हाँ, मैं बेडरूम में था, अचानक मेरी बेटी चिल्लाई, वाइफ किचन में थी, वेरी गुड पापा, वेरी गुड पापा। हम लोग दौड़े, 3 साल की थी, हम दौड़े, क्या हुआ? मैं देखा तो एक फिल्म चल रही थी मेरी भोजपुरी और मैं हीरो को मार रहा था और वो इतनी खुश थी कि मेरे डैड मार रहे हैं। मेरे घर वाले, मेरी माँ जब जिंदा थी तो वो क्लाइमैक्स नहीं देखती थी फिल्मों का, क्लाइमैक्स में टीवी बंद हो जाता था या वो लोग उठ के चले जाते थे कि अब पिटेगा बेटा हमारा। तो ये एक बुरी चीज मिली, लोग बोलते भी थे कि क्यों मारूं, तुम्हारे, मेरे रिश्तेदारों को बोलते, अरे तुम्हारे मामा हर फिल्म में मार खाते रहते हैं। वो एक थोड़ा सा नेगेटिव वो मिला, लोग उसको एज एन एक्टर नहीं लेके बड़ा पर्सनल लेते थे। और कई जगह एक डायरेक्टर मिले मुझे, बोले बहुत बुरा तो नहीं लगा मुझे, मैंने कहा तो एक कैरेक्टर का वो है, बोले सॉरी सर मैं आपसे नहीं मिला था, मेरी माँ आपकी फिल्म देखती है और आपके मरने की दुआ करती है। अच्छा। हाँ, कह रहे ऐसा मर जाए ऐसा आदमी। मेरे को हंसी आई, मैंने कहा सर उनको मेरा प्रणाम कहिएगा। बोले सर अब मैं मिल चुका हूँ और मैं चाहूंगा एक बार आप मेरी माँ से मिलने। और तो कई बार ऐसा हुआ कि लोग बहुत दिनों तक, बच्चे या बड़े लोग, जब मैं बिहार यूपी जाता था, मेरे से ऑटोग्राफ या फोटो खिंचवाने नहीं आते थे, वो दूर से देखते थे और उनमें से एक साहसी बच्चा होता था जो हिम्मत करता था कि मैं तो लूंगा ऑटोग्राफ। जब वो आता था तो उसके पीछे पीछे बाकी आते थे। अब नहीं डरते लोग क्योंकि मैं कॉमेडी भी ज्यादा करता हूँ। पर आपने एज अ विलन तो बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया। हाँ, मतलब लगभग 500 फिल्म जी, बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया है। मतलब नफरतें भी झेली है मैंने कि लोग कैसे, वो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में लगा कि कैरेक्टर का वो है। तो लेकिन मुझे लगा कि एक समय के बाद अब बदलना पड़ेगा। जब बेटी बड़ी हुई और रिलेशन, मतलब रिश्तेदारों का रिएक्शंस देखा, तो मुझे लगा थोड़ा कॉमेडी करो, पॉजिटिव करो। और अब मैं आपको बता दूं कि अब मेरी एज अ लीड फिल्में आ रही, पॉजिटिव में। ओके। हाँ, मेरी कई फिल्में आ रही, जैसे वैसा नहीं हीरो, वैसा गाने वाला हीरो नहीं पेड़ों के पीछे, जस्ट लाइक इरफान जी जैसे करते थे, नवाज भाई जैसे करते हैं, या पंकज जी जैसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्में। हाँ, वैसी मेरी लगभग 5 फिल्में रेडी है। ओह वाओ। जो टिपिकल भोजपुरी नहीं है, थोड़ा अवधी, थोड़ा मिक्स लैंग्वेज में है। कटान अभी फिल्म करके आया मैं, ट्रांसफार्मर उड़ गया, अभी मैंने एक फिल्म की पुनर्जन्म। इस तरीके से मेरी 4-5 फिल्में रेडी हैं। अगर ट्रैक बदला तो आने वाले समय में मैं ऐसी फिल्में भी करूंगा। मतलब एक अच्छा शिफ्ट आ जाएगा फ्रॉम द विलन। अच्छा शिफ्ट। सर इतना भोजपुरी सिनेमा में आपने काम किया और काफी अच्छी फिल्में भी बनती हैं, क्या रीजन है कि भोजपुरी आज उस मुकाम पे या उस पॉइंट पे नहीं आ पाई है?
जैसे बॉलीवुड है या हॉलीवुड है, आप कोई भी लैंग्वेज बोल दें। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि भोजपुरी यहीं स्टैंड करती है सर। हाँ, मुंबई में हाँ, भोजपुरी का अपना कोई वो नहीं है कि वो बनारस में है या पटना में है। भोजपुरी के ऑफिस, सारे ऑफिसेस मुंबई में है। उसके बावजूद चिराग तले अंधेरा। एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़ा सा अनप्रोफेशनलिज्म है और लोगों ने, मेकर्स ने सीरियस लिया नहीं। हमारा अपना कोई एसोसिएशन नहीं है, अपनी कोई एसोसिएशन नहीं है। हम बैठकर कभी इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करते सर। बाकी इंडस्ट्री के लोग कम से कम मिलते हैं, बात करते हैं, और उनके क्रिटिक्स हैं, उनको ये डर है कि अगर हम खराब फिल्म बनाएंगे तो क्रिटिक्स ही हमारी क्लास ले लेंगे, और उसको सब पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, हिंदी में बहुत भय होता है क्रिटिक्स का भी। भले सिनेमा ऑडियंस देखती है, वो हिट करती है, हमारे भोजपुरी में कोई क्रिटिक्स ही नहीं है, कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। अगर कोई उंगली उठा दिया, गाए बगाए कोई लिख दिया, तो घर पहुंच जाएंगे उसके, फोन करके उसको डरा धमका देंगे, वो लिखना ही बंद कर देगा। कोई लिखता भी नहीं हमारे बारे में, अच्छा ही हम लिखते हैं। हम एक अलग भ्रम में, एक अलग मायाजाल में जी रहे हैं, और इस सच को हम स्वीकार नहीं करते कि हाँ, हमको सिनेमा बदलना पड़ेगा। अब हमारी ऑडियंस बदल गई है, वो अच्छा देखना चाहती है, तो वो थोड़ी सी हमारी ही कमियां है उसमें। हम किसी को तो इनफैक्ट लगता है कि भोजपुरी सिनेमा की ऑडियंस बहुत वफादार है, रीजनल में सबसे ज्यादा है। हाँ, और बहुत वफादार है और बहुत प्यारी ऑडियंस। हाँ, मतलब आई फील अगर 10 फिल्में बनती होंगी तो उसमें से 9 फिल्में तो चलती हैं सर। वो देखते हैं। आज हमारे यूट्यूब पे देखिए, व्यूज मिलियंस में जाते हैं, मिलियन व्यूज हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी ऑडियंस बहुत प्यार करती है अपनी भाषा से, अपने कलाकारों से, अपनी फिल्मों से। लेकिन हम अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं, ये कमी है सर। कोई भी एक ऐसा रोल जो आपने कोई भी हिंदी फिल्म में देखा हो, चाहे वो पद्मावत हो या कोई भी XYZ फिल्म हो, जहां आपको लगता हो कि अगर मैं करता तो मैं और फाड़ देता, या ये रोल मुझे मिलना चाहिए था? एक्चुअली मेरा ड्रीम है, वो मैंने कई बार फेसबुक पे भी लिखा, लोग सुनते नहीं है मेरी बात, शायद आपके माध्यम से सुन ले। एक फिल्म मैंने बहुत पहले देखी थी, डैनी साहब की बुलंदी, जिसमें राजकुमार थे, इस्माइल शराफ उनके डायरेक्टर थे, राज किरण, सब लोग थे उसमें, कादर खान साहब भी थे। उसमें डबल रोल था डैनी साहब का, पिता नेगेटिव, बेटा पॉजिटिव, दोनों रोल डैनी साहब ने किया था। मेरी बड़ी इच्छा है एक बार मैं ऐसा डबल रोल करूं। ओके। बाप नेगेटिव या बेटा नेगेटिव, बाप पॉजिटिव, जो भी है, वाइस वर्सा। हाँ, वो एक किरदार मेरी बड़ी करने की इच्छा है। और एक किरदार मुझे बड़ा बहुत वो लगा था, इंसाफ का तराजू फिल्म में राज बब्बर साहब का। वो था मुझे कि मुझे लगा था कि हाँ यार, ये रोल। और बाद की फिल्मों में अब तो विलेन है ही नहीं फिल्मों में, लगभग अब तो हीरो ही विलेन कर ले रहे हैं हिंदी में हमारे। आजकल तो एक अलग ही ट्रेंड है। पुरी साहब, अमरीश पुरी जी अपने साथ विलेन लेके ही चले गए। और प्राण साहब मेरे वो रहे हैं हमेशा, उनको मैंने प्रेरणा स्रोत माना है। प्राण साहब के किरदार मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जस्ट लाइक उपकार में मलंग का जो किरदार था। तो ये है मेरा एक डबल रोल करने की इच्छा है मेरी, बाप बेटे का। सर, जो दोस्तों ने आपके साथ शुरुआत की मुंबई में, आज भी टच में है? हाँ, टच में है। जैसे हम साथ आए थे मुंबई में, हमारे मित्र हैं मानव कौल, जो हिंदी फिल्में और वेब सीरीज वगैरह बहुत करते हैं। अभी उन्होंने, तो वो हम रूममेट रहे हैं। वो, मैं, नीलेश मालवी हमारे मित्र थे, विनोद थरान है, डायलॉग राइटर भी हैं प्लस डायरेक्टर भी हैं विनोद। हम चारों लोग टच में हैं एक दूसरे से। मुलाकात बहुत कम होती है, लेकिन बातचीत फोन पे होती है हमारी आज में। हम किसी से कोई काम के लिए नहीं बोलता, मैं अपने उसमें हूँ, मानो अपना काम कर रहा है, विनोद जी अपना काम कर रहे हैं, नीलेश अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम टच में रहते हैं। ओके सर, संजय जी अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते हैं? मैं फिर टीचर होता। अच्छा। या किसी कॉलेज में प्रोफेसर होता, ड्रामा का ही टीचर होता। मुझे टीचिंग का या पढ़ाने का बड़ा शौक है। अच्छा। हाँ, मेरे को और कोई जॉब में मैं नहीं कर सकता था, मुझसे कुछ नहीं आता। मैं इस तरीके से या तो मैं एक्टिंग कर सकता था या टीचिंग कर सकता था, और मैंने कभी ऑप्शन रखा ही नहीं अपने दिमाग में। मैं वो लड़का था जो ऑप्शन को लेके ही नहीं चला कि इसके अलावा क्या, जी, मुझे यही और यही करना था।
मैं जब इस शहर में आया था, जिस वक्त मैं दादर स्टेशन पर उतरा था और बाहर निकला, वहां आसमान की तरफ देखा था और मैंने ऊपर वाले से एक ही बात कही थी कि रोटी खिलाना तो एक्टिंग की खिलाना, नहीं तो इसी शहर में मार देना। मैं कुछ और कर ही नहीं सकता था सर, यही कर सकता था बस। सर इतने टाइम से आप काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्या बदलाव आया सिनेमा में? सिनेमा हमारा पहले से बहुत ग्रो किया, टेक्निकली हम बहुत ग्रो किए, लेकिन मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट के मामले में हम वीक होते गए। जो पहले स्क्रिप्टें होती थी, जो पहले, मतलब अभी आज के दौर में मैं कोई भी फिल्म 3 बार नहीं देख सकता, 4 बार नहीं देख सकता। वन टाइम वॉच वाली बात है। बहुत कम फिल्में ऐसे। बहुत कम फिल्में। लास्ट मैंने चक दे देखी है 8 बार। मैंने 5 बार देखी हुई। देखी ना आपने भी? हाँ। हाँ, मैंने भी 8 बार सर हॉल में देखी, और टीवी में जब भी आती है मैं चक दे के सामने रिमोट रख के कोने में बैठ जाता हूँ। उसके बाद मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि मैंने कोई फिल्म 3 बार भी 2 बार भी देखी होगी। उस फिल्म का क्लाइमैक्स भी बहुत शानदार है। तो अब यही फर्क आया है तब से हमें, कि अब हम रिपीट वैल्यू नहीं रही फिल्मों की, कि हम दोबारा देखना चाहें उसको। पता नहीं क्या वजह है, यही चीजें हैं। कभी ना कभी तो आप सोचते होंगे एज ए ह्यूमन कि क्या कारण होगा, कहाँ क्या गलत हो रहा है। वही मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक तो अपनी जो हमारे इंडियन कल्चर की चीजें हैं, या हमारी जो अपनी कहानियां हैं, वो हम कहीं मिस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताइए कि साउथ के डायरेक्टर आके आधी टीम साउथ की लेके आधी टीम हिंदी की लेके हिट फिल्म दे जाते हैं, और हम सब कुछ रखते हुए अपने पास भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब वो हमसे ज्यादा आगे निकल गए इस मामले में, हमको उनका रीमेक करना पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात कि हम स्क्रिप्ट लेवल पे कमजोर हो गए। वो हम रिस्क टेकर्स नहीं है, वो रिस्क लेते हैं कंटेंट में, वो रिस्क लेते हैं, हम नहीं ले रहे। हमारे पास उतने अब उस तरीके की, मैं तो कहूँगा बेस जो हमारा है राइटिंग स्क्रिप्ट, बिल्कुल वो स्क्रिप्ट ही वो नजर नहीं आती कहीं। फिल्म गायब ही है स्क्रिप्ट, कहीं से कुछ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सिनेमा से अपने आप को, जो पहले कनेक्ट करते थे हम। गदर भी आई, लगान आई, बिल्कुल। मैंने एक बहुत अच्छी फिल्म तिग्मांशु धूलिया जी की देखी थी, हासिल, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। शानदार पिक्चर है, शानदार पिक्चर थी वो। तो वो बात है, वो मिसिंग है, वो कंटेंट ही मिसिंग हो रहा है। इरफान साहब की पान सिंह तोमर आप पान सिंह तोमर देखिए आप, तो वो चीजें हैं जो हमारे यहाँ नहीं अभी मिल रही है देखने को। सर एक चीज है मेरे दिल में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी फिल्मों में यूजुअली जो गाने सुपर डुपर हिट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो अधिकतर डबल मीनिंग वाले ही गाने होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब सारे गाने ऐसे नहीं होते हैं, और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो थोड़ा डबल मीनिंग होते हैं। और जैसे अभी बहुत सारे गाने, जैसे बीच में एक रितेश पांडे का गाना आया था, जाए चंदा ले आवा चंदनिया, सुपर डुपर हिट हुआ था। वो गाना कहीं से अश्लील नहीं था। पवन जी के भी कुछ गाने ऐसे आते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ दोनों तरह की ऑडियंस है, और हमने क्या किया कि जो ऑडियंस डबल मीनिंग को पसंद करती रही, हमने थोड़ा उनका ध्यान ज्यादा रख लिया। उस ऑडियंस का ध्यान हमने कम रखा जो वैसे गाने सुनते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि भरत शर्मा व्यास या शारदा सिन्हा जी, इनको सुनने वाले, मदन राय, गोपाल राय, इनको सुनने वाले लोग नहीं है। लेकिन क्या करिएगा, मतलब शादियों में गाने बजते हैं। मतलब मैं बहुत सारे मैं एक शादी में गया था, लखनऊ में गया था, राजधानी में, और अच्छी शादी थी, बड़ी शादी थी। अब हम कैसे बोले क्या अश्लील है, क्या डबल मीनिंग है। वहां बज रहा है लौंडिया लंदन से लाएंगे, ये बड़ा हिट गाना है रितेश पांडे का, और एक बार नहीं 5 बार बजा है, और ये गाना मतलब मिलियंस में गया, बहुत हिट रहा है। तो सर जो, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है अभी, हालांकि बिहार गवर्नमेंट ने बैन किया है कि इससे अश्लील गाने जो बनेंगे डबल मीनिंग, उस पर बैन कर दिया है। वो रिपोर्ट करिए आप, तो ये तो लॉ में आ गया है। तो सरकार ने हालांकि बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते, बहुत बाद में जागे हैं, लेकिन अब फिल्मों से अश्लीलता के, मतलब डबल मीनिंग गाने हट चुके हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि चैनल में आती है फिल्में, अश्लीलता बिल्कुल हट गई है। और अब कलाकार भी ध्यान दे रहे हैं कि पर्दे पर भी ऐसे गाने या वैसे डबल मीनिंग चीजें ना आए। जी, एक अच्छा चेंज आ रहा है, बहुत अच्छा चेंज आया है। जी, तो सर मुझे तो आपके साथ आज बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अरे बस मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली नई पीढ़ी के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहें? मैं एक्टर हूँ, तो एक्टर की बात करूँगा, वही बात कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो अभिनेता हूँ, तो अभिनेता की बात करूँगा कि
आज की पीढ़ी जो खासकर हिंदी में तो लोग ध्यान दे रहे हैं, थिएटर बहुत कर रहे हैं और एक्टिंग को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, काम कर रहे हैं पहले। वहाँ एक कल्चर भी है कि सीखो फिर करो। हमारे भोजपुरी में एक्टर को लेके कल्चर नहीं है, वो सिंगिंग से सीधे एक्टर बनते हैं, हीरो बनते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर एक्टिंग सिंगिंग में आपको लोग पसंद करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक्टिंग में भी करेंगे। तो भैया जितना गंभीरता से, जितनी उससे सीरियसनेस से आप सिंगिंग को लेते हैं, आप उतनी गंभीरता से अभिनय को भी लीजिए। अगर डांस सीखना ज़रूरी है, फाइट सीखना ज़रूरी है, तो अभिनय भी सीखा जाता है। क्योंकि मैं सीख कर आया हूँ, तो मैं इस चीज़ को प्राथमिकता देता हूँ कि एक्टिंग सीखने की चीज़ है, उसे सीखना चाहिए और बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। तो आज की पीढ़ी जो बहुत जल्दी में है, जिसे लगता है रील से स्टार बना जा सकता है, जिसे लगता है यूट्यूब पे क्लिप डालने से स्टार बना जा सकता है, जिसे लगता है कि सिंगिंग से स्टार बना जा सकता है, नहीं। उठोगे तो 10 पे, जाओगे तो, लेकिन वापस गिरोगे 0 पे। तो सीखें और एक्टिंग को थोड़ा गंभीरता से लें बस। थैंक यू सो मच सर। हाय, नमस्कार दोस्तों, मैं संजय पांडे। दोस्तों, मेरे तमाम दर्शकों से, मेरे तमाम चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि रोज पॉडकास्ट को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे फिल्मी कलाकारों का, टेक्नीशियंस का बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू आपको देखने को मिलेंगे रोज पॉडकास्ट में। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।